दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 804 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास। तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखेंगे कि आपके जो एमसीक्यू है किस तरह के रहेंगे और उनके संभावित आंसर क्या होंगे। चलिए देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं ये पूछा गया है, आपको याद रखना है। अर्थ के आधार पर शब्द का भेद जो है वाचक शब्द भी है, लक्षक शब्द भी है, व्यंजक शब्द भी है। ये तीनों ही अर्थ के आधार पर है, यानी कि उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। तो आपको ये चीज, एक और चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपसे ये ऑप्शन ना दे और सीधा पूछे कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद लिखिए, तो ये तीनों के नाम आपको लिखने होंगे। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। भाषा स्वन ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, यह कथन किसका है, किसने दिया था ये कथन, तो ये स्वीट ने दिया था ये कथन। इसके बाद में प्राय उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है या किया जा सकता है अथवा जिसके लिए हम क्रिया करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा जो है एनसीईआरटी की है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। बोलने के कौशल के विकास की प्रमुख गतिविधि जो है वो क्या होगी। तो बोलने का अगर हमें विकसित करना है, बोलना विकसित करना है, हमारा कौशल अच्छा करना है, तो हम वाद विवाद भी करेंगे, कहानी कथन भी करेंगे, अंताक्षरी भी खेलेंगे। उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता जो है वो क्या है। तो अच्छे मूल्यांकन में जो है विश्वसनीयता भी होती है और वैधता भी होती है, यानी कि अ और ब दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बात करें हम, तो यहाँ पूछा गया है त्रिभाषा नीति के अनुसार इनमें से इसमें कौन सी तीन भाषाएं सम्मिलित है। मतलब त्रिभाषा नीति के अनुसार इसमें तीन भाषाएं कौन सी सम्मिलित है, तो याद रखना है पहली भाषा जो है वो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा है, दूसरी जो है वो हिंदी भाषा को दिया गया है, और तीसरे नंबर पे अंग्रेजी भाषा आती है। ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अंग्रेजी जब सब्जेक्ट आपका एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जाता है, और हिंदी में भी पूछा जाता है। बच्चों के भाषा विकास की अवस्थाओं के नाम का उल्लेख करना है, यानी उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चे का जो पहला स्टेज है उसमें वैसे तो 4 स्टेज होते हैं, लेकिन आप 5 स्टेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पांचों लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जन्म के समय जो है वो रोना शुरू करता है, क्रंदन शुरू करता है। ये पहला स्टेज जो है आप इसमें बता सकते हैं। तो हमारा पहला जो आंसर हो जाएगा जन्म के समय से वो रोना शुरू करता है। दूसरा जो है वो 6 सप्ताह में कूकना शुरू करता है, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे आता है 6 महीने में वो बड़बड़ाना शुरू करता है, बलबलाना शुरू करता है, ठीक है। इसके बाद जो है 12 से 18 महीने में एक शब्द बोलना शुरू कर देता है, और उसके बाद जो है वह 5वें स्टेज में है जो 2 वर्ष में 2 शब्दों का या 2 शब्दों से अधिक बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। भाषा शिक्षण के कोई 4 उद्देश्य जो है आप बता सकते हैं। तो बहुत सारे उद्देश्य हैं बच्चों में भाषा शिक्षण के। बच्चों को भाषा का प्रभावी प्रयोग सिखाना होता है, बच्चों में भाषा कौशलों को विकसित करना इसका जो है उद्देश्य है। बच्चे जो अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित करता है ये, बच्चे भाषा को विभिन्न स्थितियों में प्रयोग करके समझ सकते हैं, बच्चे अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो है यहाँ पे भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। इसमें पूछा गया है भाषा क्या है। तो भाषा का अगर हम बोले तो भाषा जो है ये विचारों अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, यानी कि हम अपने विचार जो है किसी को प्रकट करते हैं तो उसका सशक्त, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली माध्यम है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर स ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य, जो हम भाषा सिखाते हैं तो छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं, शुद्ध वाचन की शिक्षा भी देते हैं, मुहावरों लोकोक्तियों का ज्ञान भी दिलाते हैं। उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। भाषा शिक्षण में सभी शामिल है। कविता की मुख्य विशेषता क्या होती है ये आपको बताना है। तो कविता की जो मुख्य विशेषता है, अगर हम देखें इसके ऑप्शंस को, तो अनुभूति की प्रबलता होती है, यानी हम अनुभव करते हैं कविता को। रसानुभूति, रस भर भर के रहता है उसमें। सत्यम शिवम सुंदरम, यानी बहुत ही साफ सुथरा सच्चाई तरीके से जो है लिखा रहता है। ये सारे के सारे जो है सही है। तो यहाँ पे जो है उपरोक्त सभी जो है सही हो जाएगा। कविता की मुख्य विशेषता जो होती है वो है अनुभूति की प्रबलता भी होती है, रसानुभूति की प्रबलता भी होती है, सत्यम शिवम सुंदरम भी होता है। उपरोक्त सभी सही है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया आपसे अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो अभी हमने बात करी, तो इसमें विश्वसनीयता बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
ठीक है, बाकी विभेदीकरणता नहीं होती है, तो यहाँ पर जो है पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है भाषा और बोली में दो अंतर लिखिए। भाषा और बोली में आप आराम से दो अंतर बता सकते हो। भाषा जो है आपकी क्या होती है, स्थानीय नहीं होती है, बल्कि बोली स्थानीय होती है। भाषा जो है सर्वमान्य होती है। और बोली जो है एक क्षेत्र तक सीमित होती है। भाषा जो है एक क्षेत्र से परे होती है, अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में होती है। तो इस तरह से बहुत सारे आप अंतर बता सकते हैं। भाषा अर्जन के सिद्धांत लिख सकते हैं। भाषा अर्जन के बहुत सारे सिद्धांत है, तो हम जो है इनको लिख सकते हैं, जो कि आपके सामने हैं। दो ही सिद्धांत इसने पूछे हैं एग्जामिनर ने, तो दो ही लिखना है आपको। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? तो उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी बालक या बालकों के एक समूह की किसी विशेष प्रकार की कठिनाई या समस्या का उपचार या हल करने के लिए इस शिक्षण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसी को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। कहानी की दो परिभाषाएं आपको लिखनी है, तो आप जो है परिभाषाओं को मुंशी प्रेमचंद के अनुसार लिख सकते हैं कहानी क्या होती है, चार्ल्स गैरेट के अनुसार लिख सकते हैं कि कहानी क्या होती है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक भाग या मनोभाव को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य होता है। उसकी शैली, चरित्र और कथानक एक ही भाव को प्रकट करते हैं। इसी तरह से जो है चार्ल्स गैरेट ने लिखा है कहानी एक लघु वर्णनात्मक गद्य रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का मुख्य उद्देश्य जो है मनोरंजन करना होता है। यात्रा वर्णन के विभिन्न सोपानों को के लाभ क्या हो सकते हैं, ये बता सकते हैं। तो यात्रा वर्णन जब हम ये सोपान करते हैं तो इसके सोपानों में जो है रोचकता उत्पन्न होती है, क्रियाशीलता उत्पन्न होती है, मनोरंजन होता है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण जो है विकसित होता है, प्रकृति से प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। तो इस तरह से इकाई योजना की विशेषताएं आप बता सकते हैं आराम से। मौलिक लेखन का अर्थ आपको बताना है। मौलिक लेखन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से चिंतन मनन करके सोचता है, और जो सोचता है उसको वो जो है एक विचार में प्रकट करता है। ठीक है, चाहे वो उसके खुद के विचार हो, ठीक है, या फिर किसी और के, और उसको जो है लिखित रूप दे देता है, तो वही जो है उसका मौलिक लेखन कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया मौलिक लेखन के उद्देश्य लिखिए। तो क्या क्या उद्देश्य होता है मौलिक लेखन के? मौलिक लेखन जो है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाता है कि वो अपने विचार को स्पष्ट रूप से जो है आराम से और शुद्ध भाषा में लिख सके। ठीक है, उनके छात्रों का जो है शब्द भंडार भी बढ़ता है, सफलतापूर्वक वो शब्दों का प्रयोग करना भी सीख जाते हैं। ठीक है, विभिन्न छात्र विभिन्न प्रकार की शैलियों के विषय में जान सकते हैं इसके द्वारा, और अपनी एक स्वतंत्र शैली का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है सही विकल्प चुन करके लिखना। अंतःस्थ व्यंजन जो है आपको बताना है कि कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है इसमें से। तो हम बोलेंगे य, र, ल, व जो है यह अंतःस्थ व्यंजन होता है। य, र, ल, व ये सब अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई इनके अनुसार जो है वो वर्ण होती है। ठीक है, वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा विकास संबंधी ज्ञानात्मक उद्देश्य जो है वो क्या होगा? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य जो है औपचारिक व्याकरण का ज्ञान जो है ये होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, मौन वाचन से क्या आशय है? मौन वाचन का मतलब होता है कि बिना बोले पढ़ना, मन में अंदर पढ़ना। भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा, इसे जो है हम जानते हैं कालखंड वार योजना के नाम से, कि कौन से पीरियड में क्या चीज़ पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे भाषा एवं बोली में अंतर। अभी मैंने ऊपर बताया था कि भाषा और बोली में क्या अंतर लिख सकते हैं। तो देखिए, भाषा में व्याकरण होता है, बोली में नहीं होता है। भाषा की लिपि होती है, बोली की लिपि नहीं होती है। भाषा विस्तृत होती है, बोली क्षेत्रीय होती है। भाषा नियमों की मोहताज होती है, लेकिन बोली में नियमों की मोहताज नहीं होती है। इस तरह से भाषा अर्जन की दो सिद्धांत जो है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रुचि का सिद्धांत, सरल से कठिन में और का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट, सामाजिकता का सिद्धांत, विचारों के आदान प्रदान का, बहुभाषिता का, और विविध विद्याओं के ज्ञान का सिद्धांत। इस तरह से भाषा शिक्षक के कोई तीन गुण बताइए। तो भाषा शिक्षक के कोई तीन गुण क्या हो सकते हैं? भाषा शिक्षक जो है चरित्रवान और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसके अलावा भाषा शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट और भाषा शैली सरल होनी चाहिए। भाषा शिक्षक को छात्रों का हित चिंतक और मैत्रीपूर्ण संबंध
वाला होना चाहिए। भाषा शिक्षक को निष्पक्ष होना चाहिए। भाषा शिक्षक को अपने विषय में दक्ष होना चाहिए। ये सारी की सारी जो है क्या है, ये गुण है। इसके बाद जो है सुनने के कौशल का विकास की गतिविधियों का आप उल्लेख कर सकते हैं। तो वक्ता यानी जो सुनने वाला, बोलने वाला जो है ना, उसके मुख से उच्चारित ध्वनियों को ध्यानपूर्ण सुनना जो है, ये जो है कौशल का विकास करेगा। वक्ता का विषय रुचिकर हो तो श्रवण जो है उसका विकास होगा। यानी कि हम बोल रहे हैं किसी को और कोई सुन रहा है, तो अगर हम अच्छा बोल रहे हैं और जो है रुचिकर है, उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है हमारे सुनने में, तो भी उसका श्रवण कौशल विकास होगा। वक्ता की संप्रेषण शैली अगर उचित है तो श्रवण कौशल विकास होगा। बालगीत, अभिनय गीत, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि सुनने से श्रवण कौशल का विकास संभव है। और वक्ता की बात को सुनते समय ध्यान वक्ता के वक्तव्य पर ही होना चाहिए, जो बोल रहा है उस पर होना चाहिए। गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, तो हम बता सकते हैं। एकाग्र भाव को बढ़ाने की कुशलता उत्पन्न करना है, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करना, विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए पढ़ने योग्य बनाना, जीवन के विविध पक्षों का ज्ञान देना, गद्य की विभिन्न विद्याओं का ज्ञान देना, ये सब जो है इसके शिक्षण के उद्देश्य। आकलन किसे कहते हैं? आकलन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखता है या किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, आगत वर्णों की संख्या है। तो आगत वर्णों की टोटल संख्या होती है 3, ठीक है। और इनको इनको जो बोला जाता है वो बोलता है आ ज फ। अगर आपसे ये बोल दे आगत वर्ण कौन से हैं और ये ऑप्शन दे दे ब स द अ ब स ऐसे करके और आ ज फ लिखे, तो आपको याद रहना चाहिए आ ज और फ जो है ये आगत वर्ण है, ठीक है। इसकी संख्या 3 होती है, इसको याद रखना। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धति जो है वो कौन सी है? तो नवीन पद्धति में डाल्टन पद्धति आती है। इसके बाद में श्रवण कौशल विकास की विधि जो है वो कौन सी है? तो श्रवण कौशल यानी सुनना है आपको, तो कोई भाषण विधि जो देगा तो भाषण विधि है श्रवण कौशल को विकसित करेगा, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना आपको? यहाँ पे जैसे जैसे ये आप देखिए श्रवण कौशल विकास की विधि मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। सस्वर वाचन यानी कि ये मौखिक विधि है, आप वाचन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये आपके बोलने की शक्ति का विकास, बोलने का कौशल विकास करेगा। श्रुत लेख विधि यानी कि सुन करके लिखने के कौशल का विकास करेगा। और भाषण विधि जो है बोल करके जो है, जो बोलेंगे तो वो सुन करके विकास करेगा, ठीक है। सतत मूल्यांकन का क्षेत्र जो है वो छात्र की अभिरुचि का और छात्र की सृजनात्मकता दोनों के लिए होता है सतत मूल्यांकन का क्षेत्र। तो और ब दोनों सही होंगे। अयोगवाह कहलाते हैं, अयोगवाह जो है अंग और अह कहलाते हैं, ये दो होते हैं, ये याद रखिएगा। इसकी संख्या केवल 2 होती है अयोगवाह की, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिशु क्रंदन के क्या कारण हो सकते हैं? तो शिशु जब क्रंदन करता है, जब वो असहाय महसूस करता है, जब उससे कोई वस्तु छीन ली जाती है, जब वो असुरक्षित महसूस करता है, जब उसे भूख लगती है, जब वो अंधेरा महसूस करता है, जब उसे तेज ध्वनि से महसूस होती है, तो जो है शिशु क्रंदन करता है। सक्रिय अधिगम प्रविधि के उद्देश्य जो है वो क्या क्या हो सकते हैं? तो बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनको मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं। इनको आप लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रहसन क्या होता है? प्रहसन का मतलब क्या होता है? तो प्रहसन नाटक का वह प्रकार है जिसमें हास्य रस की प्रधानता होती है, यानी हंसी के लिए बनाया जाता है ये, ठीक है। ज्यादातर इसमें अनेक पात्रों का समावेशन हो सकता है, जैसे कि सन्यासी, पुरोहित, भिक्षुक, राजा, धनी, ब्राह्मण, कोई भी। और ये जिसका मेन उद्देश्य जो होता है, ये नाटक का प्रकार होता है, ध्यान रखना है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानक भाषा और अमानक भाषा में क्या अंतर हो सकता है? तो आपसे पूछा जाता है, तो आपको मानक भाषा और अमानक भाषा में इसे टेबुलर फॉर्म में बना करके जो है इसका आंसर लिखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें पूछा गया आपसे, भाषा की भारत की राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है आपको बतानी है। तो आप सभी को पता होगा भारत की राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है, ठीक है। मालवी भाषा का क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो उज्जैन में जो है मालवी भाषा बोली जाती है। क्षेत्रीय भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं आपको बताना है? तो क्षेत्रीय भाषाएं जो है वो 12 प्रकार की होती हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं अनुसूचित भाषाएं कहलाती है। इसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि जो अनुसूचित भाषाएं जो है, अनुसूचित भाषाएं जो है, ये वाली अनुसूचित भाषाएं हैं, ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। ये भी आपको याद रखना है कौन सी भाषा कौन कहाँ पे शामिल की गई है, ठीक है। और इसमें कितनी भाषाएं हैं? टोटल 12 भाषाओं को शामिल किया गया है। नहीं 12 नहीं, 14 भाषाओं को, ठीक है। 12 नहीं, इसमें 14 भाषा, इसमें 14 भाषाओं को शामिल किया गया है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस सन में प्राप्त हुआ था? तो संस्कृत को शास्त्रीय जो भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था 2005 में हुआ था। भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा घोषित की गई? कौन सी धारा के अंतर्गत इसको घोषित किया गया था? तो धारा 343 और 347 के अंतर्गत। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र की प्रगति का अविरल प्रवाह है, जो राष्ट्र धड़कन को ही प्रचालित नहीं करता बल्कि राष्ट्र में कर्म सौरभ को भी देशों दिशाओं में प्रसारित करता है। उपयुक्त कथन किसका है? ये किसने बोला है? ये आपसे पूछा है। तो स्वामी विवेकानंद जो है इसको बोले थे, उनका कथन था ये। मातृभाषा के उपार्जन के उपागम कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो मातृभाषा का उपार्जन कैसे हो सकता है? अंतर्ज्ञान संबंधी उपागम है, व्याख्यात्मक उपागम है और अन्योन्यन क्रियावादी उपागम है। ये तीनों ही उपागम सही है, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इसके बाद जो है, भारत में अंग्रेजी यानी ईसाई मशीनरी किस सन में आए? तो अंग्रेज जो है, भारत में अंग्रेज किस सन में आए थे? तो ये जो आए थे उस समय का जो था वो समय था 1813। इसके बाद में, प्रांतीय भाषाओं के स्थान पर नहीं वरन उनके अलावा अन्य प्रांतीय विनिमय हेतु एक राष्ट्रभाषा समस्त भारत हेतु जरूरी है। ये अतः राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी ही होना चाहिए। यह विचार किसका था? तो ये विचार जो है महात्मा गांधी ने दिया था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन करेक्ट होता है। मानकीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? मानकीकरण की प्रक्रिया में जो है टोटल 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी को हमेशा के लिए सह राजभाषा का दर्जा किस सन में दिया गया था? तो इसको दिया गया था 1963 में। इसके बाद जो है, भाषा के मौखिक शिक्षण का अभ्यास किस क्रिया से प्रारंभ किया जाता है? तो सबसे पहले हम उसका वार्तालाप यानी बोलचाल से शुरुआत करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र वर्णन और कथा रचना के लिए उत्तम विधि कौन सी है? तो चित्र वर्णन और कथा रचना के लिए सबसे बढ़िया है कि प्रश्न युक्त विधि उपयोग करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि जो है, सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? छोटी कक्षाओं में रचना अगर शिक्षण करानी है तो सबसे अच्छी जो विधि है वो कौन सी होगी? तो चित्र का वर्णन करेंगे। छोटी कक्षाओं में चित्र के माध्यम से विद्यार्थी अच्छी तरह सीखते हैं। प्रचलित संज्ञा शब्दों को सिखाने के लिए सबसे प्रयुक्त विधि है। संज्ञा शब्दों को अगर आप सिखाना चाहते हैं तो वो होता है आपका देखो और कहो प्रविधि। यहाँ पे सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रविधि है। शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रविधि जो होती है वो प्रश्न प्रविधि कही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ऑप्शंस के हिसाब से ध्वनि होती है, यानी जिसको स्वनिम कहते हैं। यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या टोटल 33 है। हिंदी में स्वरों के वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर जो है 11 है। सस्वर वाचन कितने प्रकार के होते हैं? तो सस्वर वाचन जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सस्वर वाचन से कौन सी अभिव्यक्ति सशक्त होने लगती है? तो सस्वर वाचन से हमारी मौखिक अभिव्यक्ति जो है वो सशक्त होती है। पठन का अर्थ है, तो पठन का अर्थ क्या होता है? पठन का मतलब होता है स्वस्वर और मन पठन, दोनों ही पठन, मन में पढ़ना और बोल बोल के पढ़ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया, बालक चित्र के नीचे लिखे हुए शब्दों को जोर से पढ़ता है, यह क्रिया किस पठन के अंतर्गत आती है? तो वो जो है चित्र के नीचे जो लिखा गया शब्द उसको पढ़ता है, तो शब्द पठन के अंतर्गत वो आती है। इसके बाद हम, लिखित भाषा की अंतिम इकाई क्या होती है? जब हम लिख देते हैं तो उस भाषा की अंतिम इकाई क्या होती है? तो वो जो है अंतिम इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। तो ब ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया आपसे, साहित्य पढ़ने से कौन सी क्षमता बढ़ती है? तो साहित्य पढ़ने से जो है पढ़ने की क्षमता बढ़ती है। जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस वस्तु से हम तुलना करते हैं उसे उपमान कहते हैं, याद रखिएगा। सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। उसके बाद में, साहित्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो साहित्य शिक्षण का उद्देश्य जो है भाषा का प्रारूप बढ़ाना, व्यक्ति विकास करना और साहित्यिक प्रारूप, ये सारे के सारे सही है, यानी कि द ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।
निम्न में से साहित्य की विद्या है, साहित्य की विद्या इसमें से कौन सी है ये आपको बताना है। नाटक, नाटक होता है, एकांकी, एकांकी होती है, उपन्यास जो है ये साहित्य होता है। तो यहाँ पे जो है स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, साहित्य की विद्या, अच्छा साहित्य के रूप में नाटक भी लिख सकते हैं, एकांकी भी लिख सकते हैं, उपन्यास भी लिख सकते हैं, तीनों जो है साहित्य की विद्या ही हैं। तो उपयुक्त सभी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है गद्य के अंतर्गत नहीं आता। गद्य मतलब जो बड़ी बड़ी आपकी गद्यांश होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लिखावट होती है, उसी को हम पैराग्राफ जिसको बोलते हैं वो होती है। तो गद्य के अंतर्गत क्या नहीं आता? गद्य में नाटक भी आता है, गद्य में उपन्यास बड़े बड़े लिखे जाते हैं, नाटक भी बड़े होते हैं, उपन्यास भी बड़े होते हैं, कहानी भी बड़ी होती है, कविता छोटी होती है। तो ये गद्य के अंतर्गत नहीं आता, ये पद के अंतर्गत आता है। ये आता है जो, ये पद के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा से भाषा शिक्षण का आधार था, मतलब बहुत पहले से भाषा शिक्षण का आधार जो है क्या था? तो वो था व्याकरण शिक्षण। ठीक है, तो व्याकरण शिक्षण जो है यहाँ पर स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया बच्ची द्वारा मातृभाषा सीखना कहलाता है। तो बच्ची द्वारा जो मातृभाषा सीखना वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाता है आपका अर्जन। ठीक है, मातृभाषा अर्जित की जाती है, भाषा अर्जन की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो रुचिकर व तल्लीन रखने वाली कहानी से शुरुआती पाठक में विकसित होता है। तो उस समय उसके एकाग्रचित्ता से सुनता है, तो एकाग्रचित्ता विकसित होती है। तो ऑप्शन करेक्ट होता है। प्रयोग की दृष्टि से भाषा के रूप हैं, तो प्रयोग की दृष्टि से भाषा के जो रूप हैं वो कितने हैं आपको बताना है। तो हम बोलेंगे प्रयोग की दृष्टि से भाषा के जो रूप हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका लिखित, दूसरा होता है मौखिक, और तीसरा होता है सांकेतिक। अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। तो अंग और अह को जो है हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद यहाँ से पूछा गया आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आगमन विधि में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। ठीक है, आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर, निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर, याद रखिएगा। इसके बाद में भाषा सीखने का प्रथम चरण जो है वो कौन सा होता है? तो अगर भाषा आपको सीखनी है तो सबसे प्रथम चरण जो है वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। और इसमें जो आपका क्वेश्चन है आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि यहाँ पे 2 ऑप्शन सही दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का प्रथम चरण जो है वो कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो भाषा जब सीखोगे तो प्रथम चरण कौन सा माना जाएगा? भाषण कौशल, या श्रवण कौशल, या लेखन कौशल, या पठन कौशल? तो सबसे पहले हम सुनेंगे। भाषा सीखने में हम सबसे पहले क्या करते हैं? सुनते हैं। श्रवण कौशल जो है पहला प्रथम चरण है, प्रथम चरण जो है श्रवण कौशल है। दूसरे चरण में क्या करते हैं? हम बोलते हैं, यानी कि भाषण कौशल। तो ये पहला है आपका, श्रवण कौशल जो है ये प्रथम आता है। ठीक है, और हम अगर भाषा को जो है बोलते हैं तो ये दूसरा चरण होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जब हम भाषा बोलते हैं और भाषा को जब हम लिखते हैं, भाषा को जब पढ़ते हैं, तो ये तीसरा चरण होता है हमारा, पठन कौशल, ये तीसरे नंबर पे आता है। और भाषा को जब हम लिखते हैं तो ये चौथे नंबर पे आता है, चौथा कौशल है। भाषा के 4 कौशल है, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। तो इस चारों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है हर्बर्ट के अनुसार पाठ योजना के चरण हैं। तो हर्बर्ट के अनुसार जो है पाठ योजना के 5 चरण हैं, ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। भाषा त्रुटि के 2 कारण लिखिए। भाषा त्रुटि के क्या 2 कारण हो सकते हैं ये आपको बताना है। इसके बाद जो है पढ़ने की समझ विकसित करने के एक रणनीति बनाइए या लिखिए। साहित्य के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। एन एल बॉसिंग के अनुसार इकाई योजना की परिभाषा जो है आपको देनी है। एन एल बॉसिंग के अनुसार जो है इकाई योजना की क्या परिभाषा हो सकती है? अगर मैं आपको इसके आंसर्स को बता दूं तो एक बार आपको मैं बता ही देता हूं थोड़ा सा, तो आप समझ लीजिए।
देखिए, भाषा त्रुटि के दो कारण क्या हो सकता है, इसमें मातृभाषा का अधिक उपयोग जो होगा तो भाषा त्रुटि होगी, और व्याकरण ज्ञान की अगर कमी होगी तो भी भाषा त्रुटि आपको देखने को मिलेगी, राइट। इसके बाद जो है, पढ़ने की समझ विकसित करने की एक रणनीति अगर आपको बनानी है तो क्या बनाएंगे। तो पढ़ने की अगर हमें समझ विकसित करनी है तो उसकी रणनीति क्या होगी आपकी। तो सबसे पहले हमारी रणनीति क्या होगी, पूर्व पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए जो है हम समझेंगे, पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए हम समझेंगे, ठीक है। मुख्य जो विचार है उसकी पहचान करेंगे, पाठ के बारे में प्रश्न पूछेंगे, तो इस तरह से जो है पढ़ने की समझ विकसित होगी। इसके बाद साहित्य के कोई दो प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। तो साहित्य जो है क्या करती है, ये भावनात्मक और नैतिक विकास करती है। उसके अलावा जो है ये मनोरंजन और सौंदर्य बोध का भी विकास करती है। तो ये दो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया आपसे एन.एल. बॉसिंग के अनुसार इकाई योजना की परिभाषा आपको देनी है। तो एन.एल. बॉसिंग जो है इकाई योजना की परिभाषा देते हुए बोलते हैं कि पाठ संकेत उन उपलब्धियों की सूची का शीर्षक है जिन्हें अध्यापक कक्षा में प्राप्त करना चाहता है। इनमें वे सब साधन और क्रियाएं भी आ जाएंगी जिनकी सहायता से उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि पाठ संकेत उन उपलब्धियों की सूची का शीर्षक है जिन्हें अध्यापक कक्षा में प्राप्त करना चाहते हैं। इनमें वे सब साधन एवं क्रियाएं भी आ जाएंगी जिनकी सहायता से वे उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। भाषा विविधता का अर्थ आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे भाषा विविधता का अर्थ पूछा गया है। तो यहाँ पे हम इसका अगर हम आंसर लिखें कि भाषा विविधता का अर्थ क्या होता है, तो हम कहेंगे कि भाषा विविधता का अर्थ होता है कि एक ही समाज में या एक ही राष्ट्र में, एक ही देश में अनेक भाषाओं और बोलियों का अस्तित्व होना, ठीक है, एक साथ में सह अस्तित्व होना। तो भाषा विविधता का ये अर्थ होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत था इसका प्रतिपादन जो है थार्नडाइक ने किया था। ठीक है, थार्नडाइक ने किया था, ये ध्यान रखना है। इसको ट्रायल एंड एरर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। इसमें पूछ रहा है बर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण एवं इन अशुद्धियों को दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो बर्तनी संबंधी अशुद्धियों को अगर आप दूर करना चाहते हैं, ध्वनि और बर्तनी में अंतर समझना सबसे पहला काम है। कि हिंदी में कई शब्दों का उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन उनकी बर्तनी अलग होती है, जैसे कि वर्ष और वर्ष। जैसे कि आप लिखेंगे, एक तो वर्ष होता है, ठीक है, और दूसरा जो है ऐसा ही एक वर्ष होता है, ठीक है। तो इनका आपको अलग अलग जो है, एक कक्षा होता है और एक कक्षा होता है, एक कक्षा होता है और दूसरा होता है कक्षा, ठीक है। तो इस तरह से हमें पहले सबसे पहले क्या है, ध्वनि और वर्तनी में अंतर करना सीखना होगा, ठीक है। वर्तनी में अशुद्धियों के कारण क्या होते हैं कि ध्वनि और वर्तनी में अंतर का स्पष्ट ना होना, ठीक है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें जो है इसका अंतर को सीखना जरूरी होगा, ठीक है। उसके अलावा मातृभाषा का प्रभाव जो है वो इफेक्ट करता है कि विद्यार्थी जो है मातृभाषा के प्रभाव से जो है हिंदी शब्दों को गलत वर्तनी से लिखते हैं और बोलते भी हैं। इसी तरह से पठन और लेखन लेखन संबंधी अभ्यास जो है वो भी आपकी अशुद्धियाँ क्रिएट करता है वर्तनी संबंधी, ठीक है। इसमें नियम जो है फॉलो नहीं किए जाते हैं, यानी कि नियमित अभ्यास जो है वो नहीं होती है और वर्तनी याद नहीं होते हैं, जिससे त्रुटियाँ उत्पन्न होती हैं। उसके अलावा जो है ध्यान की कमी हो सकती है, यानी कि शब्दों को ठीक से जो है बच्चे नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, जल्दबाजी में लिखते हैं तो गलतियाँ होती हैं, तो उन्हें हम दूर कर सकते हैं। इनको दूर करने के जो उपाय हैं, उपाय की बात करें तो नियमित वर्तनी का अभ्यास करना चाहिए, शब्द को उसका उपयोग करना चाहिए, शब्द सूची का को बनाना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए, यानी और श्रुत लेख और सुधारात्मक अभ्यास करना चाहिए, पढ़ने की आदत विकसित करनी चाहिए। तो उससे जो है हम इन सबको विकसित कर सकते हैं। अब यहाँ पे पठन एवं लेखन के मध्य अंतर स्पष्ट करना है। पठन और
लेखन के मध्य जो है अंतर आप स्पष्ट करेंगे। तो पठन क्या हो गया और लेखन। तो पठन जो है सबसे पहले पठन से है लेखन में हम सुधार करते हैं। पठन से लेखन में हम सुधार करते हैं। सॉरी, संबंध बताना है, अंतर नहीं। तो पठन और लेखन में संबंध ये हो सकता है कि जो हम पढ़ते हैं उसी पढ़ करके जो लिखते हैं तो उसको सुधारते हैं। तो पढ़ने से शब्दावली, वाक्य संरचना, विचार शैली का विकास होता है, जिससे लेखन जो है बेहतरीन हो सकता है। ठीक है। दूसरा जो है, लेखन से पठन में समझ आती है। जो हम लिखते हैं तो लिख करके जो है हम समझते हैं, तो ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य एवं महत्व बताइए। तो इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है कि भाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये कहता है कि प्राचीन काल से ही शिक्षा जो है मौखिक रूप से दी जाती थी। धीरे धीरे जो है ताड़पत्र पे, भोजन पत्र पे, जो है ग्रंथों पे लिखे जाने लगे और उसके द्वारा जो है शिक्षा को दिया जाने लगा। और आधुनिक प्रणाली में जो है छपी हुई किताबें, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाने लगा है। तो ये सब जो है आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर आपसे उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य में क्या है, इसका उद्देश्य लिख सकते हैं कि उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य होता है कि शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम की सामग्री आसानी से उपलब्ध कराना, शिक्षक को जो है क्रमबद्ध और संगठित बनाना, उसके अलावा जो है विषय वस्तु का मानकीकरण करना, यानी किस हिसाब से वो पढ़ना चाहिए, और शिक्षक और छात्र दोनों का मार्गदर्शन करना जो है इसके उद्देश्य महत्व है। शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण तकनीकी आधार पर कीजिए। शिक्षक सहायक सामग्री में श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य प्लस श्रव्य सामग्री और संवेदी सामग्री भी हो सकती है। श्रव्य सामग्री में जो है आपके रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो क्लिप्स हो सकते हैं। दृश्य सामग्री में आपका चार्ट, पोस्टर, चित्र, फ्लैश कार्ड्स वगैरह और ब्लैक बोर्ड हो सकता है। उसके अलावा जो है आप श्रव्य और दृश्य दोनों सामग्री में जो है टीवी, वीडियो, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट आप बोलेंगे संवेदी सामग्री, उसमें मॉडल, नमूने, प्रयोगशाला उपकरण उपयोग कर सकते हैं। और डिजिटल सहायक सामग्री में जो है आप ई कंटेंट, स्मार्ट बोर्ड और मोबाइल ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है अलग अलग शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं जिनका हमने वर्गीकरण देखा। तो इस तरह का जो है आपका प्रश्न पत्र पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। जितने भी वीडियोस आपको कराए गए हैं इनको कंप्लीट करिए, आप जो है बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। सारे वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, प्लेलिस्ट में चेक करिए, सभी मिल जाएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।